हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जेड मोर टनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नडा बेट को लेकर के। तो नडा बेट जो है वो हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट के रन ऑफ कच्छ रीजन में लोकेटेड है और नडा बेट को वाघा ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। वे नडा बेट न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंडर इस नडा बेट को एक व्यूइंग पॉइंट के रूप में इसका इनॉग्रेशन किया। अभी सीमा दर्शन प्रोजेक्ट क्या है? तो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ये है कि गुजरात स्टेट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और इसके अलावा बीएसएफ का जो गुजरात फ्रंटियर वाला पार्ट है, इन दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और मेन टारगेट ये था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है वहां पर कुछ व्यूइंग पॉइंट जो है वो डेवलप किए जाएं, ताकि टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ पाएं और बीएसएफ की क्या लाइफ है बॉर्डर एरिया पर उसको व्यू कर सके और पाकिस्तान का जो रीजन है उसको भी व्यू किया जा सके। ओके, तो ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट और इसी के अंडर जो है वो नडा बेट का इनॉग्रेशन किया गया, ताकि लोग यहाँ पर आएंगे और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो लाइफस्टाइल है उसको यहाँ पर व्यू कर पाएंगे और पाकिस्तान का जो एरिया है उसको भी व्यू कर पाए। आप सभी को पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का काम करता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप कॉमेंट बॉक्स में बता दोगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कब एस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर एरिया है उसको भी सिक्योर करने का काम करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो ये बेसिक बात है। और ये नडा बेट क्यों न्यूज में बना हुआ है इसको हमने डिस्कस किया। यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, कोई भी प्लेस आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि क्या रीजन था जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर जो आपको इमेज शो हो रही है, लास्ट ईयर हमने देखा कि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो है वो कुछ चीता जो है वो यहाँ पर हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर रीलोकेट किए गए थे, ट्रांसलोकेट किए गए थे। तो वहाँ पर एक फीमेल चीता जो है उन्होंने अब कुछ कब्स को यहाँ पर जन्म दिया है। तो 1952 के बाद में जब इंडिया में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद में फर्स्ट चीता बर्थ जो है वो इंडिया में देखने को मिला है। ओके, तो देखो पहले हमने नामीबिया से जो है वो ट्रांसलोकेट किया चीता को, उसके बाद में जो है वो कुछ टाइम के बाद में साउथ अफ्रीका से भी हम चीता को इंडिया में लेकर के आए और यहीं पर जो है कूनो नेशनल पार्क जो रीजन है वहां पर हमने एस्टेब्लिश किया। तो इंडिया में एक्सटिंक्ट क्यों हो गए थे, इसके कुछ बेसिक रीजन है। जब भी कोई एनिमल स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसके कुछ बेसिक रीजन होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेसिक रीजन ये है कि एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि एनिमल का जो हैबिटाट एरिया है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, ह्यूमन का जो एनक्रोचमेंट है इनके हैबिटाट एरिया में वो इंक्रीज हो रहा है। उनका जो हैबिटाट एरिया है वो टाइम के साथ में कम हो रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में चीता रहते थे, तो फॉरेस्ट एरिया जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या है कि इनकी पॉपुलेशन जो है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता गया कि ग्रोथ के नाम पर फॉरेस्ट एरिया को काटा जा रहा है और इनका जो हैबिटाट एरिया है वो कम होगा, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे पॉपुलेशन एरिया में आने लग जाएंगे। भाई फॉरेस्ट एरिया को आप घुसोगे फॉरेस्ट एरिया में तो ये निकल करके कहाँ आएंगे, पॉपुलेशन एरिया में आएंगे। इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है। और फॉरेस्ट एरिया जब डिक्रीज होगा तो जो प्रे जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं चीता वो भी कम हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी बेसिक रीजन होते हैं। किसी भी कोई भी स्पीसीज अगर डिक्रीज हो रही है तो उसके कुछ एक बेसिक रीजन होते हैं कि उनका एनवायरनमेंट, उनका क्लाइमेट, उनका हैबिटाट, इन सबको लॉस किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ओके, तो ये बेसिक रीजन थे कुछ।
जो चीता की जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में क्या हुई, एक तरीके से खत्म हो गई। और उस टाइम में 1947 से पहले हमारे यहाँ पर जो रूलर्स थे अलग अलग एरिया में, प्रिंसली स्टेट्स में, वो एक तरीके से शिकार करने का उनको शौक था। और जब इंडिपेंडेंस से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे नहीं इन चीज़ों को लेकर के, तो ये भी एक बेसिक रीजन था कि ये जो स्पीसीज है इस तरीके से भी एक्सटिंक्ट हो गई थी। मतलब सीधी सी बात ये है कि ह्यूमन ने जो है उनको जो है एनक्रोच किया, जिसकी वजह से सारे इशू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कर्नाटका में कब इलेक्शन होंगे और कब रिजल्ट आएगा। ओके, दूसरा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वायनाड जो सीट है जहां पर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उस सीट को लेकर के बाई इलेक्शन की डेट अभी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर नहीं की है। तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से इलेक्शन करवाता है। वो करवाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा के, और प्राइम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है। अब जो लोकल बॉडीज होती है जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, इनके इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है, रशिया ने क्या किया है, बेलारूस जो कंट्री है उनके बॉर्डर एरिया में वहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले तो आप बेलारूस की जो लोकेशन है उसको समझिए। ये जो स्काई कलर में आपको शो हो रहा है ये रशिया रीजन है, ये यूक्रेन है। आप सभी को पता है काफ़ी लंबे टाइम से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है लास्ट ईयर से। ये है बेलारूस, और यहाँ पर ये जो कंट्री है लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। और बेसिक इशू क्यों स्टार्ट हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन जो है वो भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने वाला था। नाटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएस और अदर कंट्री जो है, यूएस ने इनिशिएट स्टार्ट किया था एक तरीके से। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है, जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो इसमें यूएस को लगता था कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीज को अपने सपोर्ट में स्टार्ट करे, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। फिर जैसे यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बोला कि हम अपना एक्सटेंशन जो है वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि मेन क्राइटेरिया क्या था, यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन उसके बाद में भी यूएसए जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के इंक्रीज करने से जो है वो नहीं रुका। और जब यूक्रेन ने इसके साथ मिलने की कोशिश की, तो रशिया ने इस बात के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाए कि यूएसए जो है वो हमारे बॉर्डर एरियाज में आकर के एक तरीके से रशिया को काउंटर करना चाहता है। तो इसी के बेसिस पर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। ओके, तो अभी यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन है उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। देखो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं, जो लार्ज न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, और स्पेसिफिक इनका यूज़ किया जाता है किसी सिटी, इनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो आपकी जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो भी मिलिट्री बेसेज हैं उन सभी को टारगेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रशिया से क्वेश्चन किया गया कि आप इस तरीके से दूसरी कंट्री का जो लैंड एरिया है उसका क्यों यूज़ कर रहे हो। तो रशिया के तरफ से स्टेटमेंट ये है कि यूएसए सेम काम कर रहा है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भी इस तरीके की स्ट्रेटजी है उसको लॉन्च कर रखा है। तो इस तरीके से अगर यूएसए अपने आप को प्रमोट कर रहा है, साथ ही साथ में हमने देखा कि यूक्रेन को भी टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के डिफेंस वेपन जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया जो है वो भी अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेन टारगेट ये है कि देखो बेलारूस जो है वो पहले तो रशिया के सपोर्ट में नहीं था, लेकिन 2020 में हमने देखा कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया गया, तो फिर एक रेफरेंडम ला करके जो एक तरीके से वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की कोशिश की गई, और इन सब में जो है उस गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कराने में रशिया का काफ़ी ज़्यादा साथ था। तो इसी के बेसिस पर दोनों के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन हुए हैं। लेकिन इसका मेन कंक्लूजन ये है कि अगर इस तरीके से अदर लैंड एरिया का भी यूज़ किया जाने लगा तो रशिया और यूक्रेन वॉर जो है उसका रिजल्ट कभी भी नहीं निकलेगा, और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सिर्फ रशिया यूक्रेन इफेक्ट नहीं हो रहा है,
अगर हम बात करें ग्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिन जिन पॉइंट के एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के बेसिस पर, क्रूड ऑयल के बेसिस पर कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो सोलर सिस्टम हम एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज जनरेट होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि किस तरीके से हम इस इशू को रेगुलेट कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये सर्कुलर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी इंटेल्स मार्केट दैट गिव इंसेंटिव टू रीयूजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट पहली बार यूज़ किए हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करो। एक वेस्टेज के रूप में जनरेशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिले। अब यहाँ पर इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है और साथ ही साथ में फोकस कर रहा है कि जो भी वेस्ट है उसका हम इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर पाए। ओके, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें तो जो सोलर फोटोवोल्टिक सेक्टर है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है कि ये भी एक वेस्टेज है और इसको हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। अब ये फोटोवोल्टिक वेस्टेज जो है वो क्या है, देखो ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टिक डिप्लॉयमेंट में आता है। हमारे इंडिया में नवंबर 2022 तक अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है जो हम इंस्टॉल कर चुके हैं जिससे हमें सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है वो 62 गीगावाट की है और टाइम के साथ में तो ये बढ़ेगी। 2016 की एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, उन्होंने ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो 2030 तक 50,000 से 3,25,000 टन फोटोवोल्टिक वेस्टेज जो है वो जनरेट करेगा और 2050 तक जो है वो 4 मिलियन टन तक इंडिया जो है वो फोटोवोल्टिक वेस्टेज जनरेट करेगा। बेसिक रीजन क्या है कि इंडिया जो है वो फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए तो यहाँ पर फिर फोटोवोल्टिक मतलब जो सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है उसकी बात की गई है कि इंडिया में सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन जो है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के द्वारा, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू डोमिनेटेड है और ये जो फोटोवोल्टिक पैनल होता है इसमें 93 जो है वो बना होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स का, कैडमियम टेल्यूरिड थिन फिल्म मॉड्यूल्स का 7% और ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो टेक्नोलॉजी है मॉड्यूल जो है इसमें एक ग्लास सीट होती है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, इसके अलावा बैक सीट होती है, कॉपर वायर्स होते हैं, सिलिकॉन वेपर्स होते हैं और सिल्वर टिन लीड जो है वो इसको बनाने में यूज़ की जाती है। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप जो सोलर एनर्जी का जनरेट करते हो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो अगर वो वेस्टेज में आता है तो उसका अच्छे से रिसाइकिल किया जा सके। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट रखी गई है, इस रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बात बोली गई है कि इंडिया में जितना फोटोवोल्टिक वेस्टेज जनरेट हो रहा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50% को तो हम क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। मतलब जो भी वेस्टेज आया उसमें से हम किसको रीयूज कर सकते हैं, इसमें से 50% तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जितना भी हमने वेस्टेज आना चाहिए था उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20% ही हम रिकवर कर पा रहे हैं। मतलब फॉर्मल सेक्टर में जो है वो 20% ही आ पा रहा है कि भाई ये फोटोवोल्टिक वेस्टेज है और इसको आप अलग तरीके से क्या करो, ट्रीट करो। 30% जो है ना वो तो एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इसको ट्रीट कर रहा है। और देखो जब इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको ट्रीट कर रहा है तो जो भी सीट है उनको गलत तरीके से वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, और जब डिस्ट्रॉय करेगा तो उसकी वजह से एमिशन होगा तो उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर फोटोवोल्टिक वेस्टेज को लैंडफिल साइट्स में डाला जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारे
पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे। इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो देखो जैसे जैसे हमने ये स्टार्टिंग की रिपोर्ट देखी कि इंडिया में टाइम के साथ में फोटोवोल्टिक वेस्टेज बढ़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि अभी है गैप, अभी हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग जो है फोटोवोल्टिक वेस्टेज को एक जनरल वेस्टेज के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि एक तो जो फोटोवोल्टिक वेस्टेज का जो इंस्टॉलेशन है, जो भी हमारी कंपनीज इंस्टॉल कर रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए कि वो टाइम टू टाइम इसको लेकर के अवेयरनेस रहेगी, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने एस्टेब्लिश किए और उनको कब खत्म हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कब खत्म हो रही है, तो उसको किस तरीके से हम वापस लें। लोग जो भी इंस्टॉल करवा रहे हैं उन सबको लेकर के उनमें अवेयरनेस जो है वो सेलिंग के टाइम में ही एक अवेयरनेस जो है वो दी जानी चाहिए कि इसकी वजह से जो सेलिंग जो आपने की, इसकी वजह से जो है वो एक तरीके से अगर हम बात करें तो सेलिंग मान लो आपने की है, तो वो उन लोगों में उसी टाइम अवेयरनेस क्रिएट कर दो कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से जो इशू है या फिर प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो तो इसको किस तरीके से जो है वो दोबारा से क्या करना है, रीयूजेबल जो पार्ट है उसको लेना है, और जो रीयूजेबल पार्ट नहीं है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। तो इंडिया में अभी तक इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं है, एक्ट नहीं है। तो सेंट्रल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाए, जो भी हमारा वेस्टेज है उसको, मतलब ई वेस्ट से जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से इसको अलग से ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि ई वेस्ट में कैटेगरी इंक्लूड कर दी, अलग से इसको फोकस किया जाए, तभी जाकर के लोग जो है इसको फोकस कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि 2050 तक इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग फोटोवोल्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर में जाना जाएगा। तो ये फिक्स टाइम है, राइट टाइम है कि हमें इसको लेकर के अवेयरनेस जो है वो करनी चाहिए। और नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जिस तरीके से हेट स्पीच जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से एक विशियस सर्कल जो है वो जनरेट हो रहा है, और फिर कम्युनिटी बेसिस पर जो क्लासेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट जो है वो इसको लेकर के साइलेंट ना रहे, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें, और ये माइनॉरिटी बेसिस पर जो क्लासेज हैं उसको कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करें। यहाँ पर इंडिया जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में मिल करके वर्चुअल डिस्कशन किया और इस बात के ऊपर फोकस किया, डेमोक्रेसी को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो मदर है डेमोक्रेसी की। यहाँ पर उन्होंने हमारे एंशियंट टाइम के जो टेक्स्ट हैं जैसे कि महाभारत, वेदास, इनकी बात उन्होंने बोली है कि महाभारत में जो है वो किस तरीके से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिला था, वेदास में सेम जो प्रोसीजर है वो देखने को मिलता था। तो डेमोक्रेसी जो है, मतलब पीपल को फर्स्ट रखने की जो प्रायोरिटी है वो हमारे में से आज से नहीं है, वो हमने रखा है एंशियंट टाइम से ही। साथ ही साथ में उन्होंने प्रेजेंट टाइम का रिजल्ट दिया कि प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 पेंडेमिक, इन सब में जो है वो हमने पॉपुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो पॉपुलेशन है उनको हमने फोकस किया। इंडिया ने पाकिस्तान को भी इसमें एक तरीके से एंटर करने की कोशिश करवाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इसमें एंटर नहीं किया। देखो आर्मी ने जो है वो एक, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके थ्रू जो है एक सैटेलाइट रहेगी, वो क्या करेगी कि जो भी हमारे मिशन रहेंगे उन सबको लेकर के क्रिटिकल डाटा, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वेपन्स हैं, इन सबको लेकर के क्रिटिकल डाटा जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो लक्षद्वीप के एमपी जो है, जिनको यहाँ पर अगर हम बात करें, लक्षद्वीप के एमपी जो है उनको कवरत्ती कोर्ट ने 10 ईयर की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का एक तरीके से पनिशमेंट दिया था। उसके बाद में उन्होंने केरला में इसको लेकर के रिप्लाई किया था, और केरला में जो है उनको क्या कर दिया गया था, जो भी उनको पनिशमेंट दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि भाई हमें जो है वो रिलीज भी कर दिया गया, उसके बाद में भी जो हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था लोकसभा से, वो हमारे दोबारा से रिइंस्टेट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के बेसिस पर। तो यहाँ पर लोकसभा की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने को मिला, जहाँ पर लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनको पार्लियामेंट में दोबारा से रिइंस्टेट किया है, दोबारा से पुनर्स्थापित किया है। तो इसकी वजह से जो रिट पिटीशन उन्होंने डाली थी वो
क्या हो गई है, नेग्लेक्ट हो गई है, एक तरीके से रिजेक्ट हो गई है। ओके, डिस्पोज कर दिया गया है उसको। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आप ग्रेट निकोबार में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की बात कर रही है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया जाएगा, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप। ग्रीन फील्ड मतलब पहले कुछ नहीं था, दोबारा बिल्कुल बेसिक लेवल से सब कुछ नया यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसकी वजह से क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई आप ये बोल रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारा एरिया जो अपने प्रोजेक्ट के लिए एरिया डिसाइड किया ना, उसमें कुछ एरिया जो है वो ट्राइबल रीजन आता है और यहाँ पर सोम्पेन जो ट्राइबल है वो रहती है। तो अगर आप उस एरिया को एनक्रोच करोगे तो क्या उस सोम्पेन ट्राइब को आप क्या एक तरीके से दोबारा से रिलोकेट करोगे? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे और जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर रहेंगे। हम उस एरिया को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, उनके जो राइट्स हैं उनको हम सिक्योर करेंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने आंसर दिया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो एलजी हैं उन्होंने पहले से अपने लेवल पर एक कमेटी बना दी है और एक कमेटी जो है इस प्रोजेक्ट के जो भी इम्पैक्ट रहेंगे उन सबको क्या करेगी, व्यू करेगी और कंसल्टेशन के थ्रू जो है पॉइंट रखे जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखकर ही जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी, बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना जो है वो यहाँ पर इफेक्ट होगी। कोरल रीफ्स की हमने बात की कि जो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार के रीजन में जो कोरल रीफ्स है बोला जा रहा है कि उसको दूसरी जगह रिलोकेट कर देंगे, लेकिन इस तरीके की स्टडी है कि कोरल रीफ्स को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पर रखा तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होगा। गवर्नमेंट को जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उनको अच्छे से व्यू करके ही उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो भी हमारा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उनको हम इफेक्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशन है उनके साथ में डिस्कशन किया। हमारे इंडिया ने बोला कि कनेक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको शुरू कनेक्ट करके आपस में जो है वो कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं है कनेक्टिविटी के नाम पर आपने किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया, पहले डिस्कशन करो, उस कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको आप ध्यान में रखो और फिर जो है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे और 2021 में ईरान भी इसका मेंबर बन गया है। अभी जो है इसमें 9 मेंबर हो गए हैं। स्टार्टिंग में इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को संघाई 5 के नाम से जानते थे और संघाई 5 जो है फिर इसको 2001 में जो है इसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसका नेम एस्टेब्लिश किया गया। आपका क्वेश्चन ये है, आप ये बता दोगे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर एस्टेब्लिश है? ओके, और इसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है रेड्स, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है और वो किसको लेकर के काम करता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो 2023 में अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं तो प्रद्युमन सर आपके लिए मंथली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स हैं वो लेकर के आ रहे हैं। आप उनको व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।